सीनियर, आपको प्रिंसिपल सर से मिलना था ना। ये रहा उनका क्वार्टर। अब आप मुझे वो फुटबॉल और शूज कब देने वाले हो? एक तरफ जहां विराज का ध्यान पूरी तरह से नटराजन सर पर अटका हुआ था, तभी अचानक से उस छोटे बच्चे ने अपनी धीमी आवाज में विराज को अपने शूज और फुटबॉल का रिमाइंडर दिया। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर कुछ देर विराज सोचता रहा और उसके बाद अपना मुंह खोलते हुए बोला, बस कुछ ही दिनों में। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो तुम्हारे लिए फुटबॉल और जूते लेकर आऊंगा। हैं? जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उस छोटे बच्चे के चेहरे की सारी चमक उड़ सी गई थी। उस छोटे बच्चे को देखकर विराज के चेहरे पर भीनी सी मुस्कान आ गई थी। अगर उस लड़के की जगह अभी कोई और होता तो शायद वो यही समझता कि उसके सीनियर ने उसका काट दिया है, अच्छा बेवकूफ बनाया है। लेकिन भले ही उस लड़के के चेहरे की चमक उड़ गई थी, लेकिन विराज के प्रति उसका भरोसा अभी भी मौजूद था। उसे यकीन था कि विराज ने जो उसे कहा है वो उसे एक दिन जरूर पूरा करेगा। नटराजन सर, उस छोटे बच्चे के वहां से जाने के बाद विराज के कदम सीधा पी नटराजन की तरफ बढ़े और विराज ने धीमी आवाज में उनका नाम लिया। पी नटराजन, जिनका पूरा ध्यान चेयर्स और टेबल्स को ठीक करने में लगा हुआ था। जब उन्होंने अपना नाम सुना तो तुरंत ही उनका सर ऊपर की तरफ उठा और जैसे ही उन्होंने विराज जिंदल को देखा, वैसे ही उनके हाथ कांपने लगे थे। तुम विराज हो ना? जैसे ही नटराजन सर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नटराजन सर ने उसे पहचान लिया था और इससे विराज बहुत ही ज्यादा खुश था। हाँ सर, मैं विराज ही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं? विराज ने नटराजन सर से कहा। अरे बेटा कुछ नहीं, ये चेयर्स और टेबल्स टूट गई हैं, किसी काम की नहीं रही, तो मैं थोड़ा हाथ पैर चलाते हुए इन्हें काम में लेने लायक बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जब मैं जवान था तो मैंने कारपेंटर का काम सीखा था, तो बस अपना हाथ आजमा रहा हूँ, करने को और कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए नटराजन सर ने विराज की ओर देखा और कहा, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है और समय के साथ साथ काफी लंबे भी हो गए हो, लेकिन बदले बिल्कुल भी नहीं। बचपन में भी पतले थे और अभी इस जवानी में भी वैसे के वैसे ही हो। नटराजन सर जब भी कुछ बोलते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती थी। अभी भी नटराजन सर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और नटराजन सर को इस तरह देखते हुए विराज काफी टच्ड फील कर रहा था। स्कूल में भी विराज का काफी मजाक बनाया जाता था, क्योंकि विराज के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन एक नटराजन सर ही थे जिन्होंने कभी भी विराज का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे हमेशा अपने दिल से लगा कर रखा था और साथ ही साथ हर सिचुएशन में विराज की मदद की थी। और विराज ये सब भूलने वालों में से नहीं था। नटराजन सर, साकिना का टाउन काफी बदल गया है। अलीबाग गांव टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है। सरकार काफी कुछ बदल रही है, लेकिन हमारा ये स्कूल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है, क्यों? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नटराजन सर ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, सरकार क्या करती है और क्या बदलती है, ये तो सिर्फ उनके अकाउंट्स में ही होता है और वो ही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। रही इस स्कूल की बात, तो आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, बहुत डेलिकेट हो गए हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। अब साकिना का टाउन वालों के पास पैसा आ गया है, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब अमीरों के बच्चे भला इस स्कूल में आकर क्यों पढ़ेंगे? बच्चे बहुत कम हैं, फीस भी बराबर नहीं आती है। ट्रस्टीज ने स्कूल पर ध्यान देना छोड़ दिया है। ऐसे में स्कूल का रेनोवेशन कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए नटराजन सर के चेहरे पर
उदासीनता साफ साफ देखी जा सकती थी। कुछ सालों पहले साकिनाका टाउन में साउथ पोलो स्कूल का बोलबाला था। एक एक क्लास में 300 से भी ज्यादा बच्चे हुआ करते थे और पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ 5000 बच्चों की थी। कभी कभी तो ये आंकड़ा 8000 को भी पार कर देता था। लेकिन अब वो दिन जा चुके थे। नटराजन सर की आंखों में अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार था। जब मैं पहली बार इस स्कूल में प्रिंसिपल बनकर आया तो मैंने सोचा था कि मैं इस स्कूल को हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखूंगा। इस स्कूल को इसकी ग्लोरी तक लेकर जाऊंगा। कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्कूल पीछे चला जाएगा। इन शब्दों को बोलते हुए पी नटराजन की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने स्कूल प्रिंसिपल को इस तरह देखकर विराज का दिल भी भर आया था। पी नटराजन ने अपनी पूरी जिंदगी साउथ पोलो स्कूल के नाम कर दी थी। इस स्कूल को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था। उनके लिए ये स्कूल और स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ सालों में साउथ पोलो स्कूल अपनी चमक पीछे छोड़ चुका था और पी नटराजन उस चमक को बरकरार नहीं रख पाए थे। नटराजन सर, क्या हम इस स्कूल में इन्वेस्टमेंट करके उसकी चमक फिर से नहीं ला सकते? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नटराजन सर के चेहरे पर हंसी के गुलगुले आ गए थे। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं एक बार इस स्कूल पर इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं। जैसे तैसे मैंने 50 लाख रुपए का बंदोबस्त किया था। पूरे स्कूल का पेंट करवाया, नए इक्विपमेंट्स, नई चेयर्स, नई टेबल्स, लेकिन बात नहीं बनी। और अब तो इस स्कूल में इतने बच्चे ही नहीं हैं। मैं इन्वेस्टमेंट कहां से लेकर आऊं? कौन देगा अब मुझे पैसा? बड़े बड़े अमीरों के बच्चे अब बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने लगे हैं। इन टूटी चेयर्स और टेबल्स के साथ भला कौन पढ़ सकता है? स्कूल की बिल्डिंग की हालत तो तुम देख ही रहे हो, कभी भी नीचे आ जाएगी। राम जाने अब आगे क्या होगा। नटराजन सर, अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग को बदलना चाहिए और इसी के साथ साथ कुछ अच्छे टीचर्स भी भर्ती करनी चाहिए, जिससे उन्हें देखकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लें। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नटराजन सर ने विराज के सर पर एक हल्का चपेड़ मारा और कहा, बेवकूफ हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बहुत आसान है? टीचर्स को भर्ती करने की बात छोड़ो, अगर इस स्कूल की बिल्डिंग को फिर से खड़ा करेंगे तो उसका खर्चा ही 5 करोड़ रुपए का होगा। उसके बाद इक्विपमेंट्स, चेयर्स, टेबल्स का अलग खर्चा और उसके बाद टीचर्स, कम से कम 8 करोड़ रुपए का खर्चा है। भला इतना पैसा कोई क्यों लगाएगा जब इस स्कूल से प्रॉफिट आता हुआ दिख ही नहीं रहा है? नटराजन सर, जब तक आप इस स्कूल में मौजूद हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। पैसों की फिक्र आप ना करें, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनने के बाद नटराजन सर की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। ऑफ कोर्स, उन्हें यकीन नहीं था कि विराज के पास वो सब करने की एबिलिटी है, लेकिन विराज के मुंह से ऐसे थॉट सुनकर नटराजन सर अंदर ही अंदर काफी हल्का महसूस कर रहे थे। नटराजन सर को गुड बाय कहने के बाद विराज और जितिन ने एक बार फिर से पूरे स्कूल का चक्कर लगाया और इसी के साथ विराज ने मन ही मन तय किया कि वो बहुत ही जल्दी इस स्कूल की पूरी तरह से काया पलट कर देगा और इस स्कूल को इतना मॉडर्नाइज कर देगा कि मुंबई शहर के अमीर लोग भी अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। स्कूल का चक्कर लगाते हुए अपने मन में ख्यालों का उतार चढ़ाव लाते हुए शाम के 6:30 बज गए थे। अब विराज और जितिन के चीयर्स मोटेल में जाने का समय हो गया था, जहां ये दोनों मेयर साहब से मिलने वाले थे। चलो अंकल, हम निकलते हैं। साउथ पोलो स्कूल के एंट्रेंस पर पहुंचकर विराज ने मुस्कुराते हुए स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड चंदू से कहा, रुको रुको, तुम दोनों कहाँ निकल रहे हो? कचरा कहाँ है? क्या तुम दोनों ने कचरा नहीं उठाया?
विराज और जितिन को इस तरह खाली हाथ देखकर चंदन पजल्ड था, लेकिन जितिन बिल्कुल भी पजल्ड नहीं था। अरे अंकल, आपसे कहा तो था कि हम कचरे वाले नहीं हैं। इस स्कूल के एक्स स्टूडेंट हैं। स्कूल देखने गए थे, काम हो गया हमारा, अब हम निकल रहे हैं। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चंदन के कदम अपने छोटे से कमरे से बाहर की तरफ बढ़े और तुरंत ही वो जितिन और विराज के सामने जाकर खड़ा हो गया था। जब चंदन लगातार विराज को घूरने लगा, तो तुरंत ही विराज ने चंदन से पूछा, अंकल, आप इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या किया? चंदन को विराज के सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुरंत ही चंदन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अपनी जेब चेक करवाओ। क्या? ये क्या बकवास है? चंदन की बात सुनकर तुरंत ही जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, बकवास? इसमें बकवास क्या है? जब तुम दोनों अंदर जा रहे थे, तब मैंने तुमसे कहा था ना कि इस स्कूल में 3 बार चोरी हो चुकी है। मैं इस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, चेक करना मेरी ड्यूटी है और तुम दोनों को इसमें मेरा साथ देना होगा। अपनी जेब चेक करवाओ। ये बोलते हुए चंदन के चेहरे पर हल्का गुस्सा भी दिखाई देने लगा था। यू अंकल, आप बोलना क्या चाहते हो? क्या आपको लगता है कि हम दोनों चोर हैं? जितिन के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसीलिए तुरंत ही जितिन ने विराज को साइड किया और चंदन के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। जितिन के इस एटीट्यूड को देखने के बाद चंदन कहाँ पीछे हटने वाला था। तुरंत ही चंदन अपने छोटे से कमरे में गया और अपनी स्टिक लेकर बाहर निकलते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ बिना चेक करवाए तुम यहाँ से कैसे जाते हो। माहौल पूरा बदल सा गया था। जितिन और चंदन दोनों आपस में भिड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरी तरफ विराज पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। विराज ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और अपनी जेब को खाली कर दिया था। फोन, कुछ चाबियों का गुच्छा और एक ब्लैक कार्ड के अलावा विराज की जेब से कुछ भी नहीं निकला था। विराज को देखकर जितिन ने भी अपनी दोनों जेब चेक करवा दी थी और इसी के साथ मामला खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। अंकल, अब क्या हम जा सकते हैं? चंदन के पास अब विराज और जितिन को रोकने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। विराज और जितिन ने उसका शक भी दूर कर दिया था, तो ऐसे में भला आप चंदन कर भी क्या सकता था? तुरंत ही चंदन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, जाओ यहाँ से। और इसी के साथ विराज और जितिन के कदम साउथ पोलो स्कूल से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज और जितिन को वहां से जाते हुए देखकर चंदन बहुत ही कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसने अपनी जेब से सिगरेट बाहर निकाली और उसे जलाते हुए मनी मन सोचने लगा, क्या वो लड़का सच में स्कूल देखने आया था? अब भला इस स्कूल में देखने लायक बचा ही क्या है? और सोचते सोचते चंदन ने एक ही कश में आधी से ज्यादा सिगरेट फूंक डाली थी। करीब आधे घंटे के अंदर अंदर विराज और जितिन चीयर्स मोटेल पहुंच गए थे। चीयर्स मोटेल साकीनाका टाउन का सबसे बेस्ट मोटेल था। समय के साथ चीयर्स मोटेल भी काफी बदल गया था। अब वहां पर बड़ी बड़ी पार्टीज होने लगी थी और बड़े बड़े लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया था। अपनी कार को चीयर्स मोटेल के पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद विराज और जितिन के कदम भी चीयर्स मोटेल के अंदर बढ़ने लगे थे। चीयर्स मोटेल अब 5 मंजिला बिल्डिंग में फैला हुआ था। हालांकि 5 मंजिला कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि साकीनाका टाउन में कोई भी बिल्डिंग 2 माले से ऊपर नहीं थी, इसीलिए उनके मुकाबले में चीयर्स मोटेल की बिल्डिंग काफी लंबी लग रही थी। अब चूंकि विराज को अपने 5 स्टार होटल द व्रेसा की आदत थी, इसीलिए चीयर्स मोटेल का डेकोरेशन विराज को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं कर रहा था। विराज और जितिन के कदम सीधा फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़े, जहां पर 2 लड़कियां जिन्होंने हेवी मेकअप कर रखा था, वो धीमी आवाज में एक दूसरे से बात किए जा रही थी। क्या होगा आगे? क्या विराज की मुलाकात साकीनाका टाउन के मेयर से होगी? आखिर वो मेयर कौन होगा? कोई आदमी या फिर कोई औरत? क्या विराज उस मेयर से कोई सीधा कनेक्शन निकालने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या मामला विराज के पक्ष में जाएगा या फिर खिलाफ? इस मुकाबले का क्या नतीजा निकलने वाला था? क्या खेल बनने वाला था या फिर बिगड़ने वाला था? देखना दिलचस्प होगा। सुनिए कैश ऑन माई माइंड का अगला एपिसोड ओनली ऑन
पॉकेट एफएम।